जब मैं बाइक लिया था मतलब बाइक लिया था 1,30,000 की, तो किसी ने मेरे गांव पे ये बता दिया था कि मेरे जो डैडी है, मेरे पापा है, उसने लॉटरी में पैसा मिला, उसके पैसे से वो बाइक खरीदा है। दोस्तों, आदमी तब नहीं हारता है जब वो हार जाता है। आदमी तब हारता है जब वो हार मान लेता है। अगर किस्मत आपका दरवाजा बंद कर देती है तो आपको उसे तोड़ना आना चाहिए। आज मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं तो ब्लॉग रिव्यू करता हूं, पर ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज मैं जिस लड़के के बारे में आपके सामने बताने जा रहा हूं, उसका नाम दीपांकर दास है। वो चाहता है कि मैं उसका ब्लॉग रिव्यू करूं, इसीलिए मैंने उसे कांटेक्ट किया। अच्छा, इसलिए मैंने उसका ब्लॉग क्यों चुना, मैं उसका रीजन भी बताता हूं। शुरू से, जब से मैंने ब्लॉग रिव्यू 1 चालू किया है, तब से वो मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट करता है। अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी और उसको आंसर पता है तो वहां पे रिप्लाई भी करता है। लिंक्डइन में अगर कोई पोस्ट डालता है तो वहां पे मुझे टैग करता है। इंस्टा में मुझे हमेशा प्रेज करता है। तो मेरी नजर जाती थी उस पर, तो मैंने सोचा चलो इससे बात करते हैं। मेरा कोई भी एम नहीं था कि इसका ब्लॉग रिव्यू करना है या नहीं करना है, पर मुझे लड़का इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि इससे बात करते हैं। जब मैंने इससे बात करी तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चली। मैंने कहा भाई, तेरा ब्लॉग रिव्यू तो मैं बाद में करूंगा, तुम्हारी कहानी एक इंस्पिरेशन है और ये कहानी मेरी ऑडियंस के सामने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से ब्लॉग रिव्यू जो दीपांकर का होगा वो इसके पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में हम सुनेंगे दीपांकर की कहानी, दीपांकर की जबानी। दीपांकर, अब आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम दीपांकर दास है और मैं 24 ईयर्स का हूँ और मैं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि कोलकाता से 270 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे में है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं क्या करता हूं, तो मेरा एक शॉप है जहां पे मैं टीवी वगैरह रिपेयरिंग करता हूं। उसके साथ ही साथ मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ भी बनाता हूं और ब्लॉगिंग भी करता हूं। और अगर हम बात करें कि मैं आज तक ऑनलाइन से मैं क्या क्या किया हूँ, यानी कि अपने लाइफ में क्या क्या कुछ किया हूँ ऑनलाइन के ज़रिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों को बताया कि मेरा एक शॉप है, वो शॉप भी मैंने ऑनलाइन के अर्निंग से मैंने वो ओपन किया था। उसके बाद मैंने एक लैपटॉप लिया हूँ, एक कैमरा लिया हूँ, एक बाइक लिया हूँ, एक घर बनाने के लिए प्लॉट भी ख़रीदा हूँ और उसके बाद मेरा जो सिस्टर है उसका भी मैंने शादी कराया हूँ। और ये सब कुछ किया हूँ 2.5 साल के अंदर, सारे के सारे ऑनलाइन अर्निंग से। बहुत अच्छे दीपांकर, ये चीज जो दीपांकर ने अचीव करी है, वो बहुत सारे लोग एम कर रहे हैं कि करना है। दीपांकर ये अचीव कर चुका है, ओके। परंतु दीपांकर का एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो दीपांकर ने अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा था, वो इसके ऑनलाइन अर्निंग के पहले की कहानी है। तो दीपांकर, वो अपनी स्टोरी बताओगे जब तुम माइक्रोमैक्स फैक्ट्री में काम करते थे? जी सर, बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा जब मैं बताना शुरू करूंगा कि किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब मैं 12th पास करने के बाद, यानी कि 12th कंप्लीट करने के बाद मुझे आगे पढ़ाई कराने के लिए मेरे घर वालों के पास उतना सामर्थ्य नहीं था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में या कुछ अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए और आगे की जो पढ़ाई है वो कराए। लेकिन मुझे पढ़ना था, तो इसलिए मैंने ढूंढने लग गया था कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरे घर का कंडीशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था ताकि मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन कराए, चाहे वो किसी भी कॉलेज है, मतलब उतना सामर्थ्य नहीं था। तो मैंने क्या किया, ढूंढने लग गया आसपास कि कहीं पे भी मुझे पढ़ना है तो किस तरीके से किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो पाऊँ। तो उस टाइम मैं बीड़ी बांधता था, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही छोटा सा काम है, जो एक एक करके बीड़ी बांधने का काम। ओके। तो अच्छा। मैं पढ़ाई का जो खर्चा था उसी से ही मैं निकालता था पहले। और उसके बाद मेरे गांव के पास एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ओपनिंग हुआ था, मतलब ओपनिंग हुआ था उस समय।
तो जो कोर्स करने के लिए दूसरे कॉलेज में 2-2.5 लाख रुपीज़ लगता था, तो उसी कोर्स को वो लोग डिस्काउंट में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ में कंप्लीट करा रहा था। तो मैंने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखा था और उसके बाद उस कॉलेज में एडमिशन मैंने हो गया था। और उस कॉलेज का एडमिशन का जो खर्चा है, मतलब 2 साल के लिए जो भी खर्चा होंगे वो सारे के सारे वो सारे के सारे जो खर्चा है मैंने खुद बिरी बांध के मैंने वो किया था, वो इकट्ठा किया था ताकि कॉलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कॉलेज में जाने के बाद हमारा कंडीशन सही नहीं था, तो इसलिए मैंने हॉस्टल में नहीं पढ़ाई किया था, जो घर से ही हर दिन अप डाउन करता था, कॉलेज आता आना जाना वो घर से ही करता था मैं। कितना दूर था घर तुम्हारे से सर कॉलेज? वो 10 से 12 किलोमीटर होंगे, मैं रोज अप डाउन करता था। तो कैसे जाते थे? साइकिल से जाते थे। तो गाइज इस बात पर लाइक बनता है, इसने पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। दीपांकर, जैसे मैंने कहा था, ये इंस्पिरेशन है, ये भारत का लड़का है। इसने क्या किया, बीड़ी बांधी। ठीक है, बीड़ी बांधना पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, क्योंकि मेरे गांव में ये काम होता है, मुझे पता है। काफी छोटा काम होता है, काफी छोटा। बीड़ी बांध के इसने पैसे इकट्ठा किए और पढ़ाई करी और साइकिल से अप डाउन डेली करता था, क्योंकि ये हॉस्टल का खर्चा नहीं निकाल सकता था। सॉरी दीपांकर, बीच में मैंने डिस्टर्ब किया, अब आप आगे बता सकते हैं। तो आप लोग का नहीं होगा तो मैं सर को एक वीडियो भेज दूंगा जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि घर की कंडीशन मेरा क्या था। तो उसके बाद 2015 में मैंने एडमिशन हुआ था, तो 2 साल के लिए मैंने एडमिशन हुआ था, क्योंकि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ था। और उसके बाद जब मेरा कंप्लीट हो गया मेरा पॉलिटेक्निक, और उसके बाद मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि अगर ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोई 10 या 15 हज़ार के कोई कंपनी का जॉब मिल जाएंगे तो मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरा लाइफ सेटल हो जाएंगे। तो 2017 में जब माइक्रोमैक्स प्लांट से कुछ लोग आया, मतलब बंदे लेने के लिए अपने प्लांट के लिए, तो उसमें जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू क्रैक करके मेरा जॉब लग गया माइक्रोमैक्स प्लांट में, जो कि अलवर राजस्थान में था। तो मैं अगस्त 2017 में ज्वाइन किया था माइक्रोमैक्स प्लांट, और उस प्लांट में ही काम करता था और सीखता था। और उसके बाद जब माइक्रोमैक्स थोड़ा सा डाउन हो गया तो सभी बंदे को निकालना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा भी नंबर आ गया था, तो मुझे भी कंपनी से निकाल दिया था। तो उस समय मेरा जो दिल है बहुत टूट चुका था, मैं बहुत हार चुका था, और मैं मतलब सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं ना करूं। अगर घर जाऊंगा तो घर में क्या बताऊंगा कि ये कंपनी वालों ने निकाल दिया है। तो फिर भी मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैं घर आ गया। घर वालों में घर में आने के बाद जो मेरा पेरेंट्स था अच्छे से समझाया कि कोई छोटा मोटा काम कर लेगा आसपास। तो मैं घर आने के बाद लगभग 1 महीना आसपास कोई छोटा मोटा जॉब है मिलेगा कि नहीं मैंने ढूंढता रहा। तो मुझे एक फ्रेंड्स के रेफरेंस से एक बैंक में एक छोटा सा, एकदम बहुत ही छोटा सा एक जॉब मिला, जहाँ पे मैं जो पैसा होता है आधार कार्ड से वो विड्रॉल और डिपॉजिट का काम करता था। तो मैं जब वहाँ पे लगा था बैंक में, तो उस समय मुझे बहुत ही कम सैलरी मिलता था, मतलब उसका मैं अगर बताऊँ तो बहुत ही कम। तो उस समय मेरा तो गुजारा नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता था, बैंक में जाने के बाद वहाँ पे वाईफाई फ्री था, और उस वाईफाई के ज़रिए मैं देखते रहता था ऑनलाइन पे अगर कुछ किया जाए या ना जाए। जो मैं बैंक में काम करता था उसके अलावा अगर हम कुछ कर सके तो अच्छा होगा मेरे लिए, तो मैं वीडियोस देखते रहता था। तो उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके ज़रिए मुझे अच्छे से पता चला कि आप अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, तो आप यूट्यूब पे चैनल के ज़रिए आप अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करके आप बड़े हो सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। तो मैं क्या किया कि क्योंकि मेरे घर के पास ही 3 किलोमीटर के अंदर ही वो बैंक था, तो मुझे 2 घंटा टाइम मिलता था दोपहर को घर जाने के लिए, लंच वगैरह करने के लिए। तो उस 2 घंटे से मैं 1 घंटा निकलता था वीडियो बनाने के लिए, और 1 घंटा नहाने और लंच करने में लगाता था। और वो जो मैं वीडियो शूट करता था घर के अंदर, वो बहुत ही लाइट वगैरह भी कुछ भी नहीं था, आपको पता होगा। तो अगर आप उस फर्स्ट वीडियो को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो कि उसका क्वालिटी कैसा है। ना ही वीडियो क्वालिटी अच्छा है, ना ही साउंड क्वालिटी अच्छा है, फिर भी मैं अपना जो काम है वो करते गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो वीडियो में शूट करता था अपने घर के अंदर, उसी वीडियो को मैं बैंक में आने के बाद वाईफाई के ज़रिए मैं अपने यूट्यूब पे चैनल के अंदर वो पब्लिश करता था, मतलब अपलोड करता था। और ऐसे करते करते 3 महीना जब गया, उसके बाद
18 मतलब 31 अक्टूबर 2018 में मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका था और थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया था। तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा था कि हाँ, ऑनलाइन में भी पैसा कमाया जा सकता है, जो कि मुझे तभी रियलाइज़ हुआ था। उसके बाद 2 महीना मतलब जब चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हुआ उसके बाद 2 महीना मैंने फिर भी बैंक में काम किया, क्योंकि वहाँ से जो भी मुझे मिलता था वो मेरे लिए अच्छा रहता था, क्योंकि उस समय मुझे थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वो बैंक नहीं छोड़ा था। और उसके बाद मैंने क्या किया, जब 2 महीना मोनेटाइजेशन ऑन हो गया उसके बाद मैंने बैंक को छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने अपने जो शॉप है मैंने ओपन किया था, जो कि एक मिनट मैं चाहूँगा। आपने जब बैंक छोड़ा, ठीक है, आपने बोला आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो क्या आपने अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को बताया था कि आप जॉब छोड़ने वाले हैं? हाँ सर, देखिए जब मैं जॉब छोड़ने वाला था तो मैं पहले पेरेंट्स को बताया था कि मैं एक शॉप ओपन करने जा रहा हूँ, और जो कि जहाँ पे मैं रिपेयरिंग का काम जो मैंने सीखा था वही हम करेंगे। तो घर तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम कैसे खोल लोगे शॉप? जी सर, बिल्कुल घर वाले की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था और वो मतलब राज़ी नहीं हो रहा था कि मैं उस जॉब को छोड़ दूं और मैं इस शॉप को ओपन करूं। तो फिर भी मैंने एक मतलब घर का जो बात है मैंने नहीं सुना और मैं इस दुकान को ओपन कर दिया, और घर वाले बहुत नाराज़ थे, फिर भी मैंने खोला था। तो आज वो नाराज़ सही था मेरे पेरेंट्स के लिए भी, लेकिन आज वो जो है मतलब समझ गया है कि मैंने कौन से लाइन पे जा रहा था। अच्छे से समझाया था मैंने कि मैं ये चीज़ मैं करूँगा और अगर नहीं हुआ तो मैं उसके बाद ये चीज़ करूँगा। मैं बोला था कि फिर से मैं बैंक में लग जाऊँगा। ओके, हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे दीपांकर की, क्योंकि जब मैंने भी एक्चुअली TCS में 9 साल काम किया था और 9 साल काम करने के बाद जॉब छोड़ी थी, तो मेरे दिमाग में था कि अगर सब कुछ फेल हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वापस जॉब कर सकता हूँ। जॉब का ऑप्शन तो मेरे पास हमेशा से है ही। ऐसा प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता कि आपने जॉब छोड़ दी तो आपको दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये मैं को रिलेट कर रहा हूँ दीपांकर के साथ में कि दीपांकर की भी सोच एक्चुअली वैसी ही थी। जी सर। और उसके बाद जब मेरा 2-3 महीना हुआ, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो आसपास के जो भी लोग हैं उनके पास ज़्यादा उतना LCD LED नहीं था जो कि मेरे शॉप में आएंगे, तो महीने में 2-3 ही आते थे। तो वो जो खाली समय था रिपेयरिंग करने के बाद और वीडियो बनाने के बाद जो मेरे पास खाली समय रहता था, वो समय मैं लगाता था कि किस तरीके से और चीज़ किया जाए ताकि मैं जल्दी ग्रो कर सकूँ। तो मैंने फिर भी सीखते रहता था, जानते रहता था। तो फिर एक मेरे दिमाग में आया, एक वीडियो देखा था जहाँ पे ये भी बताया कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत ऑडियंस है तो आप ब्लॉगिंग से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 2019 मैंने जनवरी 2019 में वो शॉप ओपन किया था। उसके बाद जनवरी यानी कि लास्ट वीक में, मतलब फरवरी के शुरुआत में और जनवरी के लास्ट में मैंने एक ब्लॉग साइट ओपन किया था जिसका नाम था repairingidea.com। तो वो क्या हुआ था, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना काम करने के बाद वो तो मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, गूगल से अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो साइट है वो डिसअप्रूव हो चुका था, क्योंकि उस समय मेरे को उतना ज़्यादा ब्लॉगिंग के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मैं एक साथ लगभग बहुत सारे ऑडियंस को मैंने वेबसाइट पर भेज दिया था, जिसके बाद इनवैलिड क्लिक की वजह से मेरा जो एडसेंस भी डिसअप्रूव हो गया था। और उसके बाद भी मैंने बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि ये क्या हो गया। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उस वेबसाइट पे काम करना बंद कर दिया। तो आपका जब ये एडसेंस डिसेबल वगैरह जो आप कह रहे हैं हुआ था, तो तब यूट्यूब और एडसेंस का एक ही एडसेंस था या अलग अलग थे? वो अलग अलग था। मेरे मॉम के नाम पे मैं वो वेबसाइट पे एडसेंस लगाया था, तो वो डिसअप्रूव हो गया था। लेकिन मेरा यूट्यूब का जो एडसेंस था वो मेरे खुद के नाम पे ही था। तो मैं उसके बाद जो एडसेंस की तरफ से जो ये चीज़ हुआ था, तो मैंने ब्लॉगिंग के ऊपर से मेरा जो बिलीव था वो उठ गया था कि ये नहीं होगा, ये सब कुछ फेक चीज़ है। उसके बाद मैं फिर भी वीडियो देखते रहा। उसके बाद 2019 के लास्ट में, यानी कि अगर हम बात करें कि दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर में, सतीश भाई के बहुत सारे वीडियो मेरे सामने आया इंटरव्यूज़ का। वो जो सारे मैंने वीडियोज़ था काफ़ी मुझे मदद किया है, काफ़ी मतलब बहुत सारे आपको बता के नहीं बता सकता हूँ कि कितने मुझे हेल्प किया था। तो वो सारी चीज़ जानकारी लेने के बाद मैंने फिर से 2020 में जनवरी में और एक वेबसाइट ओपन किया था जो कि वो वर्डप्रेस के ऊपर था।
जो कि अभी भी मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ही मेरे जो हिसाब से वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उस वेबसाइट के ज़रिए उससे बहुत ज़्यादा मेरे को मिल रहा है। ओके, वेरी गुड। तो आप देखें, जो ये वीडियो देख रहे हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। पहला आप देखिए कि इसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी इसने बहुत छोटा काम करके अपनी पढ़ाई करी और उस पढ़ाई से जो स्किल इसने जनरेट करी उस स्किल से उसकी जॉब लगी। जॉब में भी इसको निकाल दिया गया। उसके बाद भी उसने जो स्किल एक्वायर करी उसके थ्रू इसने अपना YouTube चैनल चालू किया, क्योंकि उसी स्किल का ही वो YouTube चैनल था। और वहां से फिर इसने ब्लॉगिंग चालू करी और ब्लॉगिंग में भी फेल हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ता है फिर पीछे आ जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है फिर पीछे आ जाता है। इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस चल रहा था, पर ये लड़का हार नहीं मान रहा है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि हारते आप तभी हो जब आप हार मानते हो। ओके, तो दीपांकर की इस बात पे पहले तो लाइक हो जाए। अब आगे दीपांकर। तो उसके बाद मैंने जब जनवरी 2020 में मैंने वेबसाइट शुरू किया और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने काम करने लगा। और उस समय मैंने क्या किया, जो मैंने पिछले गलती किया था पिछले वेबसाइट के अंदर की, एक साथ मैंने जो ट्रैफिक है मैंने भेज दिया था यूट्यूब से। तो वो जो मैंने सीखा था, जो मेरा को नॉलेज गेन हुआ था, वही अप्लाई किया मैंने जो इस वेबसाइट के अंदर। तो जब तक मेरे पास 2 या 3 महीने का मतलब जो पेमेंट है वो नहीं आया था, तब तक मैंने एक भी विजिटर को, एक भी मैंने किसी भी चीज़ को मैंने नहीं प्रमोट किया था अपने वेबसाइट का, चाहे वो कोई भी लिंक हो, चाहे पोस्ट का हो, चाहे ओरिजिनल मतलब जो मेन यूआरएल है उसको भी कहीं पे भी मैंने शेयर नहीं किया था। ये जो दीपांकर ने बात बोली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने काफ़ी लोगों से बोला भी है। मतलब अगर आप मेरा कुछ इंटरव्यूज़ देखेंगे सतीश के वीडियो में, जो मैंने एसईओ के बारे में दिया था, मैंने कहा था लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास शेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, और उन्हें उस टॉपिक पे इंटरेस्ट होता नहीं है। वो कई बार आउट ऑफ कर्टसी भी है ना, ऐड वैड पे क्लिक कर देंगे या फिर आपको आएंगे साइट पे और बेमन से देख के पीछे चले जाएंगे। ये सब नेगेटिव एसईओ क्राइटेरियाज हैं। अगर आप साइट बना रहे हैं तो आप उसी के सामने शेयर करें जहां आपको लगे कि वहां से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आने वाली है। प्लस माइंडसेट वाली भी बात है कि कुछ लोग होंगे जो लाइफ में क्रिटिकल होंगे, आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति उनकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगी। ऐसा नहीं है कि वो बंदे अच्छे नहीं होंगे, पर आपके उस काम के प्रति उस समय उनकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव होगी, तो वहां पे भी शेयर नहीं करना है आपने। ठीक है, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है जहां पे लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें। तो इसने क्या किया, मैंने एक्चुअली लिख भी रहा था वो पॉइंट कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मैं कहता हूं सबसे पहले मेक मिस्टेक्स। ठीक है, गलती करने में कुछ भी नहीं जा रहा, गलती करने से आप सीखते हो। आप गलती करो, दोबारा वो गलती मत करो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो दीपांकर ने परफेक्टली किया। जी हाँ, तो जब मेरा जो एडसेंस अप्रूवल हो गया था दूसरी साइट के अंदर, वो था 2020 मार्च के फर्स्ट वीक में। और उसके बाद ही 2 हफ्ते बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। और ये जो लॉकडाउन था मेरे लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि मेरे वेबसाइट के अंदर इतना जो ट्रैफिक आ रहा है और इतना जो अर्निंग हो रहा है इस लॉकडाउन के वजह से ही हो रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मुझे बहुत सारे ऐसा समय मिल गया था इस वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 में, उसके बाद अप्रैल से जितने भी महीना लॉकडाउन था उस सभी महीने के अंदर मैंने लगभग 25 से 30 आर्टिकल पब्लिश किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस बना के पब्लिश कर चुका था। उसी चीज़ को ही मैंने क्या किया, लिख के, इंग्लिश में लिख के मैंने वेबसाइट पे पब्लिश करने लग गया था। उसके बाद 3-4 महीना बाद, यानी कि जब लॉकडाउन धीरे धीरे उठने लगा था 3rd या 4th, उसके बाद मेरा जो, अगर ट्रैफिक की बात करें, एकदम बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ। और उसके साथ ही साथ मेरा जो अर्निंग था वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्निंग था वो पहले $150 से $200 होता था। लेकिन जब ये जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ, ब्लॉगिंग का जो ट्रैफिक आने लगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो है $700 से $800 तक पहुंच गया इस लॉकडाउन के वजह से। और जो लॉकडाउन की जो मैंने समय मिला था, इस समय के अंदर मैंने वेबसाइट पे तो लिख ही रहा था और वीडियो बनाने के लिए मेरे पास जो है घर पे जगह नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन उस समय को मैंने क्या किया, एक ई बुक भी बनाया था। मतलब
मतलब 25 से 30 आर्टिकल मैंने हर महीने पब्लिश भी किया हूँ। और उसके साथ ही साथ मैंने जो भी नॉलेज मेरे पास था उन सारे नॉलेज के जरिए एक ई बुक बनाया था जो कि हिंदी में था। तो मैंने जो ये ई बुक बनाया था तो मेरा जो टारगेट था 50 पीस सेल करने के लिए, लेकिन वो अभी तक 140 पीस से ज़्यादा वो सेल हो चुका है। बहुत शानदार दीपांकर। कितनी अच्छी अच्छी बातें लड़के ने बताई कि लॉकडाउन हुआ, अब इसने शॉप खोली थी तो ऑब्वियसली शॉप पे इम्पैक्ट आया होगा, पर इसको लगा कि नहीं मेरे पास खाली टाइम है तो खाली टाइम में क्या करें, ये वीडियोस बना चुका था, उसी वीडियोस के इसने आर्टिकल लिखने चालू कर दिए। और आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, इसने आर्टिकल इंग्लिश में लिखे। ठीक है, इंग्लिश आती है तुम्हें दीपांकर अच्छे से? जी सर, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, तो मैं उस समय इंग्लिश के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। मतलब जो सिलेबस था वो तो सीखना ही था, लेकिन इंग्लिश के ऊपर भी मैंने बहुत सारे मतलब फोकस किया था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जान गया था। और अगर ये बेसिकली मैं बताऊं कि लर्निंग वाला एटीट्यूड है इस बंदे का, कि कहीं पे भी आए तो लर्न करना है। जैसे पॉलिटेक्निक में गए, इंग्लिश सीखने का मौका मिला, इंग्लिश सीख लिया। अभी बहुत सारे लड़के रोते हैं कि सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती। हिंदी में भी सारी चीजें हो जाती हैं, पर आप सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लोग 40 साल 50 साल में भी जाके अदर लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। आप एक्वायर करो, स्किल्स एक्वायर करो। इंग्लिश सीखना भी एक स्किल है। ठीक है, आप हीन भावना में मत रहो कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखो हमारा इंडियन सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि अगर इंग्लिश नहीं आती उसको नीचा देखते हैं, वो गलत बात है। पर इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंग्लिश सीखने से क्या होगा, आप एडवांस कंट्री से कनेक्ट हो पाओगे। दीपांकर का एक बहुत अच्छा पैसा आने का रीजन ये है कि इसके ब्लॉग्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं और वहां से उसका ट्रैफिक आता है। तो लर्निंग वाला एटीट्यूड भी होना चाहिए जो दीपांकर के अंदर है। हाँ दीपांकर, अब आगे। और जी बिल्कुल सर, और मुझे ये जो आइडिया मिला है इंग्लिश में ब्लॉग शुरू करने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मेरे दिमाग में आया कि इंग्लिश ब्लॉग शुरू किया जाए। तो जब मैं हिंदी में यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाता था तो बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया से जो लोग हिंदी नहीं समझते वो आके कंप्लेंट करते थे, मतलब कंप्लेन करते थे कमेंट में आके कि आप तो वीडियो बनाते हो, उसका सबटाइटल भी नहीं देते हो, इंग्लिश भी नहीं बताते हो, लेकिन आप जो टाइटल है वो इंग्लिश में रखे हो। तो मैंने वो दिमाग में आके मेरा बैठे रहता था कि क्या किया जाए, अगर हम इसके अंदर सबटाइटल लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएंगे सबटाइटल लगाने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वेबसाइट ओपन किया जाए और जो चीज़ मैं हिंदी में वीडियोस के अंदर बताता हूँ वही चीज़ मैं इंग्लिश में अपने ब्लॉग साइट पे डालते रहता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ, अब जो वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो स्टार्ट होने के समय ही मैं नीचे लिख देता हूँ कि अगर आपको इस चीज़ को अगर इंग्लिश में चाहिए जानकारी जो भी मैं बता रहा हूँ तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेरी गुड दीपांकर। तो दीपांकर के साथ एक और प्लस पॉइंट है, देखा कि जो इसके यूजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को भी समझ रहा है। ठीक है, कि इसने एक्चुअली जो कंटेंट लिखा था उसकी डिमांड शायद कम है। जो इसने यूट्यूब वीडियो बनाए थे तो इंग्लिश वाले में भी शायद कम लोगों ने बनाए होंगे। तो पॉइंट ये कि वो लोग आ रहे थे इसके पास में और उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो इसने इंग्लिश में ब्लॉग लिख दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है कि आपको अपने कस्टमर्स को नाराज नहीं करना है। और इस वजह से आज ये बंदा पैसे कमा रहा है। तो ये सारी चीजें दीपांकर हो गई आपकी। अब एक बार मैं आपसे जैसे जानना चाहूंगा कि तो YouTube वर्सेस ब्लॉगिंग में एक जो नया बंदा है उसमें हमेशा डिबेट चली रहती है कि एक नया बंदा अगर कोई आया है तो उसको YouTube पे आना चाहिए या ब्लॉगिंग पे आना चाहिए पहले, क्योंकि इवेंचुअली तो वो बाद में दोनों में आ जाता है। जी सर, ये काफ़ी सारे लोगों का मैंने क्वेश्चन भी देखा था आपके वीडियोस के कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन आना है और ऑनलाइन अर्निंग करना है तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप यूट्यूब पे आइए और उसके बाद ब्लॉगिंग पे जाइए। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे एक बार आपने ब्रांडिंग मतलब क्रिएट कर लिया तो वो वेबसाइट पे आप अपने आप वो ढूंढते हुए आपके पास जाएंगे। क्योंकि अगर आप पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो ब्लॉगिंग के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है कि ये किसका ब्लॉग है, लेकिन यूट्यूब पे ऊपर आपके ऊपर ध्यान रहता है कि हाँ ये सतीश भाई का यूट्यूब चैनल है, ये पवन सर का ये यूट्यूब चैनल है, ये दीपंकर का चैनल है और इसका एक वेबसाइट भी है, तो तब वो जाता है उसके अंदर। ओके, बट है ना, एक सवाल ये भी आता है YouTube में कि मेहनत बहुत ज़्यादा है।
है ना, जैसे तुम भी यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, मैं दोनों कर रहा हूँ यूट्यूब और ब्लॉगिंग, तो मैं देखता हूँ यूट्यूब में मेहनत बहुत ज़्यादा है कि कैमरा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, माइक होना चाहिए, एडिटिंग करना चाहिए। तो एक जो नया बंदा है ना वो उसको लगता है यूट्यूब से स्टार्ट करता है, पर उसको लगता है मेहनत बहुत है यार, ब्लॉगिंग कर लें। तो ये सही है या नहीं है? जी ये तो सही है कि यूट्यूब पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, और इसके अंदर जो आपको इक्विपमेंट लगता है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें ब्लॉगिंग की। तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, लगभग सभी के पास होंगे, तो मोबाइल फ़ोन से ही आप अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब मैं अपने यूट्यूब चैनल को शुरू किया था, उस समय जो मैं रिकॉर्ड करता था, मेरे पास एक जियोनी का मोबाइल था, उसमें ही सही रिकॉर्ड करता था, और जो माइक था वो ईयरफोन का माइक में यूज़ करता था, और उससे सही एडिट करके उसी सही में अपलोड करता था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका काम बढ़ रहा है जैसे कि, तो आप बताएंगे कि कितने टीम मेंबर्स हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं, पूरे आपका ये जो काम यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह सब? ऑनलाइन का जितने भी काम मैं करता हूँ वो सारे कुछ मैं ही करता हूँ। और अगर शॉप की बात करें तो मैंने एक फ्रेंड को रखा हूँ अपनी शॉप के अंदर काम करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन के अंदर, जो मैंने एक 2-3 महीने पहले एक ऑनलाइन स्टोर मैंने लॉन्च किया हूँ, वो सारे का देखभाल मैं ही करता हूँ। ऑनलाइन स्टोर भी लॉन्च किया है? जी वेरी गुड यार, इस बात पे तो लाइक बनता है, लड़के ने ऑनलाइन स्टोर तक लॉन्च कर दिया। तो इसी बात पे यार पहले तो ये बताओ, अर्निंग सोर्सेस क्या क्या हैं तुम्हारे? अगर हम अर्निंग सोर्स, ऑनलाइन अर्निंग सोर्स की बात करें तो मैं यूट्यूब करता हूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग करता हूँ, और ऑनलाइन मतलब स्टोर भी ओपन किया हूँ, मतलब लॉन्च किया हूँ कुछ दिन पहले, 2-3 महीना हुआ है। और उसके साथ साथ मेरा जो ड्रीम था वो था, जो लॉकडाउन इफेक्ट की वजह से वो हो पाया था, वो है मेरा जो खुद का प्रोडक्ट है ई बुक। ये 4 चीज़ें हैं जो कि मैं ऑनलाइन से ये मतलब अर्निंग सोर्स ये ऑनलाइन के सोर्सेज हो गए आपके 4, ठीक है ना? तो यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ई स्टोर, और क्या कहते हैं ई स्टोर, मतलब क्या अमेजोन पे सामान सेल कर रहे हो या अलग स्टोर बनाया है अपना? नहीं सर, मैं अभी इंस्टामोजो के द्वारा मैं सेल कर रहा हूँ। ओके। और मेरा आगे की जो प्लान है ऑनलाइन स्टोर के लेके, कि अलग से मैं कोई स्टोर ओपन करने जा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा दीपांकर, अब इतना सारा पैसा तुम ऑनलाइन के जरिए कमा रहे हो, ऑनलाइन के अलग अलग मोड से कमा रहे हो, तो जो मेरी ऑडियंस है उसको कुछ गाइड कर पाओगे कि कहाँ कहाँ जाएं जहां से लर्निंग सबसे अच्छी हो जाए, कि हम हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन? जी सर बिल्कुल। तो अगर आपको ऑनलाइन या कहीं पे भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपने दम पर, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, और उसके ऊपर आपको अच्छे से अच्छे जानकारी लेना होगा, अच्छे से अच्छे काम करना होगा, और प्रैक्टिकली भी काम करना होगा, और अपने स्किल्स को भी बढ़ाना होगा। और आप उस स्किल के जरिए आप अपने काम कर सकते हो। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर जानना, उसके बारे में खेलना और उसको लेकर मतलब बहुत ही इंटरेस्ट था। तो मैंने क्या किया, वो जो मेरा इंटरेस्ट था उसको ही मैंने अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में मैंने आगे लेके जाने के लिए बहुत सारी चीज़ मैंने सीखा हूँ। जो भी चीज़ जहाँ पे सीखने को मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, उसके बारे में मैंने सीखा हूँ। और धीरे धीरे मैंने वो जो सारे एक्सपीरियंस मैंने नॉलेज गेन किया था वो लोगों के सामने शेयर करना शुरू किया था। तो अगर आपको भी किसी भी फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो आप फोटोग्राफी करते हो, चाहे आप एक्टिंग करते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, और उसके बाद ही जो अपना काम जो है शुरू कीजिए। बहुत अच्छी बात बोली दीपांकर ने। मेरा भी मानना है कि जो आपकी स्किल्स हैं, मतलब बहुत सारे लड़के मुझे बोलते हैं कि सर आप मोस्ट प्रॉफिटेबल निश बताइए जिसमें हम या तो मेक मनी ऑनलाइन कर पाए, यूट्यूब बनाए, ब्लॉग बनाए, व्हाटएवर। तो बेसिकली वो है ना, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जहां सबसे ज्यादा पैसा है हम वो काम कर लें, बट इवेंचुअली आप वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको ये देखना है कि आपको अच्छा क्या लगता है। तो जो आपको अच्छा लगता है उसी के सराउंडिंग में आप पूरा इकोसिस्टम बना सकते हैं। जैसे इसने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है, यूट्यूब, ब्लॉगिंग और बहुत सारे चीज़ें जो इसका इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है। तो इसके इंटरेस्ट बेस्ड है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरेस्ट था, उसी में इसने पॉलिटेक्निक किया, वहीं जॉब करी, वहीं का यूट्यूब है, वहीं का ब्लॉग है। तो जो आपका इंटरेस्ट है वही आपकी स्किल्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई अगर कोई मुझसे पूछता है कि निश कैसे ढूंढना है, तो मैं एक टिप ये दूंगा कि आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखो। पिछले
30 दिनों में आपने क्या क्या सर्च किया है, ठीक है, ये छोड़ के कि पैसा कैसे बनाएं, ठीक है, जो उसके अलावा जो आपने सर्च किया है वो आपका इंटरेस्ट है, और वहीं से रिलेटेड कोई एक माइक्रो निश बना के या माइक्रो यूट्यूब चैनल बना के आप स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा दीपांकर, आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जी सर बिल्कुल, मैं इन्वेस्ट करते रहता हूँ। जैसे कि अगर बात करें कि पहले मेरा कम आता था अर्निंग, तो मैंने एक लैपटॉप पे मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने कैमरा पर इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपने जो ऑनलाइन वेबसाइट मैंने ओपन किया, जो ब्लॉग साइट है उसके ऊपर जो हमारा ब्लॉग साइट मैंने लॉन्च किया था उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। 24,000 मैंने इन्वेस्ट किया था उस ब्लॉग साइट के ऊपर। और उसके बाद मैंने एक स्टूडियो बना रहा हूँ घर के अंदर, जो मैंने प्लॉट किया हूँ उसके अंदर ही एक स्टूडियो बनाऊँगा, जहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है वो मैं सिखाऊंगा लोगों को। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स से काम सिखाओगे भी, कोर्सेज बनाएगा, मतलब एक और अर्निंग सोर्स बना रहा है अभी ये सिखाने वाला। इस बात पे लाइक हो जाए, क्योंकि दीपांकर के साथ क्या है ना कि ये सोचता रहता है कि अब और क्या करना है और क्या करना है, तो अब ये वहां से भी बेसिकली और कमाने की कोशिश करेगा। तो बाकी लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। अगर आप दीपांकर को देखें दूर की नजर से, जैसे अगर इसके गांव में अगर कोई देख रहा होगा और उसको नहीं पता है कि ये कौन है, तो वो ये सोचेगा कि यार ये एक इलेक्ट्रीशियन है ना, क्योंकि इसकी शॉप वही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के सामान है उसको ठीक कर रहा है, तो आप उसको बहुत ही छोटी नजर से देखोगे। सबका नजरिया वैसा है, बट आप उसमें पोटेंशियल देखो इंटरनेट का जमाना है, आपके अंदर जो स्किल है, आप वो टाइम चेंज हो गया है। अब ये अपनी सर्विसेज अकेले गांव में नहीं दे रहा है, अब ये अपनी सर्विसेज पूरा वर्ल्ड वाइड दे रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया को सर्विस दे रहा है। अभी जैसे ये सोच रहा है कि स्टूडियो बनाएगा, लोगों को सिखाएगा, तो मैनुअली भी हो सकता है कि फिजिकली लोग आए, और हो सकता है ये कोर्स भी ऑनलाइन बनाए जो पूरी दुनिया में बेच सकता है, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। जैसे मैंने एक बार ये भी बोला था कि और काम, अपने काम को निखारते जाओ, अपने काम को सुधारते जाओ। जैसे मैंने कई बार बोला है कि अगर आपका जूता पॉलिश करने का काम है, बहुत छोटा काम है, पर इतने अच्छे से करो, इतनी शिद्दत से करो कि एक दिन नरेंद्र मोदी भी आके बोले कि मुझे इस लड़के से जूते पॉलिश करवाना है, ठीक है। तो अपनी स्किल को, उस छोटे से काम को उस लेवल तक आपको लेके जाना है, ठीक है। अब दीपांकर, मेन चीज कि भाई आपके पास एसेट्स क्या क्या हैं, आपने जो अर्निंग करी है इससे आपने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, अगर आप प्राइस वाइज बताएं कि कैमरा कितने का था और बाइक कितने की थी। जी सर बिल्कुल। तो उससे पहले मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को कि सर ने अभी जो बोला है कि मेरे जो आसपास के गांव का जो लोग है वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मेरे जो गांव है वहाँ के जो 98% या 95% लोग जो है वो सोचता है कि मेरा जो एक शॉप है, मैं शॉप पे आता हूँ और रिपेयरिंग का काम करता हूँ, बस इतना ही। लेकिन ये नहीं जानता है कि शॉप के अलावा भी मैं एक काम करता हूँ, तो उनको पता नहीं है इन सारे चीज़ के बारे में। तो एक बात बताओ कि उन्हें तो फिर अगर तुम्हें देखते होंगे वो कि अब तुमने इतने सारा सामान खरीद लिया, ये सारी चीज़ें खरीद ली, तो उन्हें नहीं लगता ये कर क्या रहा है, ये शॉप से कैसे पैसे कमा सकता है इतने, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? जी जी बिल्कुल, यही जो उसका जो रिएक्शन होता है कि जो हमने इतना चीज़ किया हूँ इतने मतलब कम समय के अंदर, कि जो शॉप है वो 2 साल हुआ है और इसके अंदर ही इतना सारा काम कर चुका है कि अपने सिस्टर का भी शादी कराया है। तो ये जो सारी चीज़ें वो लोग सोचता है कि मैं कोई इलीगल काम करता हूँ या 2 नंबर ही काम करता हूँ, इस तरह का ही सोच हो सकता है। क्योंकि सर मैं एक बार बता दूं कि जब मैं बाइक लिया था, मतलब बाइक लिया था 1,30,000 की, तो किसी ने मेरे गांव पे ये बता दिया था कि मेरे जो डैडी है, मेरे पापा है, उसने लॉटरी में पैसा मिला, उसके पैसे से वो बाइक खरीदा है। यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब एक्चुअली वही है कि लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते। मैं भी अपने गांव अभी गया था ना, तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों को समझाना कि मैं करता क्या हूं। जी सर बिल्कुल। ओके, तो लॉटरी से तुमने बाइक खरीदी है, मतलब गांव वालों में मतलब वो स्प्रेड कर दिया। ओके। और बाकी चीजें क्या क्या हुआ है, तो और क्या रिएक्शंस हैं मतलब?
अभी तो रिएक्शन ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ऑनलाइन भी इनकम कर सकता है, किया जा सकता है। तो अभी जो धीरे धीरे मतलब मैंने ही बताया हूँ उन लोगों को धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसका जो रिएक्शन था वो चेंज होते जा रहा है। और उसके अलावा अब जो मैं अगर गैजेट्स की बात करूँ कि अब तक मैंने क्या क्या ख़रीदा हूँ मतलब ऑनलाइन पैसे से, तो मैंने सबसे पहले 2018 अगस्त में एक लैपटॉप लिया था जो कि 47,000 मतलब 48,000 के आसपास था, HP का था। और उसके बाद मैंने लिया था कैमरा जो कि 200D था, वो 2020 में ही लिया था, 2020 में शायद 3-4 महीना हुआ। और उससे पहले मैंने अगस्त 2020 में मैंने बाइक लिया था जो कि 1,30,000 मैंने पहले ही बता दिया हूँ। और कैमरे का जो प्राइस था वो 48,000 था। और उसके बाद मैंने जो प्लॉट ख़रीदा हूँ और उसकी जो प्राइस है वो 8 लाख के आसपास। 8 लाख, वेरी गुड। हाँ, और उसके बाद शादी में खर्च किया था, वो बहन की शादी में। ओके, तो अब आप देख रहे हैं लड़के ने, एक लड़के को जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसने इतने सारी चीजें सिर्फ ऑनलाइन मनी से खरीद ली। और कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी इसको फेक समझ रहे हैं, और उन लोगों का मैं समझ भी सकता हूं एक्चुअली, क्योंकि नई चीज है। शुरू में जब मैंने भी ये काम स्टार्ट नहीं किया था तो मैं भी फेक ही समझता था कि अगर कोई बोले कि मैंने ऑनलाइन पैसा कमा लिया है तो मुझे लगता था यार ये चूना लगाने के लिए आया है। बट इवेंचुअली होती है, मैं भी पैसा कमा रहा हूं और दीपांकर भी पैसा कमा रहा है। तो अब दीपांकर, आप लास्ट में बताओ कि ये अब आप पूरे ऑनलाइन जो आप पैसे कमा रहे हो, तो मोटा माटी आप महीने में कितने पैसे कमाते हो? तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो वो मिनिमम 50 से लेकर 80,000 तक हो जाती है, मतलब 60 से नीचे नहीं आते, 50 से 80। ओके, तो मैक्सिमम आपने एक महीने में कितने पैसे कमाए हैं? अभी तक मैक्सिमम मैंने जनवरी में, इसी साल जनवरी में वो 87,000 हुआ था। 87,000 कमा लिए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महीने ये टच कर गया है। और मनी ऊपर नीचे होता रहता है। जी सर। और एक चीज़ सर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इतना मैं कमा रहा हूँ, तो जब मैं पहले किसी भी इंटरव्यू को देखता था, किसी भी लोगों का मैं देखता था कि हाँ ये ऑनलाइन से इतना पैसा कमा रहा है, 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है, ये 1.5 लाख रुपीज़ कमा रहा है, तो वो मुझे फेक लगता था। लेकिन अब मुझे मतलब रियलाइज़ होता है कि वो जो बताया था वो सही बताया था। तो वो इसीलिए जो प्रूफ है, मतलब उसका जो प्रूफ है वो दिखाना ज़रूरी है। तो मैं आपको इन सारे चीज़ का जो प्रूफ है मैं आपको भेज दूंगा आपके ऑडियंस के लिए। ओके, मैं ये जो भी प्रूफ दिखा रहा है मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट में लगा दूं। प्लस दीपांकर की वेबसाइट वगैरह भी रहेंगी, वहां पे आप जाके अर्निंग प्रूफ्स देख सकते हैं कि ये कितने पैसे कमा रहा है, सारे प्रूफ लगा देगा। प्लस दीपांकर, अच्छा अर्निंग प्रूफ की दीपांकर ऐसे तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इसके फॉलोअर्स ही आप देख लोगे तो 2.5 लाख तो उसके यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। वेबसाइट में भी बता रहे हैं कि 3,000 पर डे का ट्रैफिक है इसका, बाहर से ट्रैफिक आ रहा है। तो समझ रहे, एक चीज होता है बताना, एक चीज होता है दिखाना, समझ गए, और एक चीज होती है कि काम अपने आप बोलता है। आप इसके YouTube का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं लड़के के। दीपांकर, तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारा ब्लॉग रिव्यू करूं? तो मैं आपको इसीलिए मतलब रिक्वेस्ट किया था ब्लॉग रिव्यू के लिए, क्योंकि अभी जो है मेरे को ब्लॉगिंग पे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। जो भी कुछ सीखा हूँ मैंने आप लोगों को ही वीडियोस देख देख के मैंने सीखा हूँ, आप लोगों को ही जो टिप्स दिए हैं उनको ही चीज़ देख को मैंने सीखा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे वेबसाइट के कुछ चीज़ अगर मतलब कमी होंगे, या इस वेबसाइट को अगर किसी अच्छे लेवल पे लेके जाने का कोई रास्ता है कि नहीं, इसी को ही जानने के लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था। दीपांकर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे रिक्वेस्ट किया ब्लॉग रिव्यू के लिए। जैसे मैं सबको बताता हूँ कि ब्लॉग रिव्यू से मैं सिखा नहीं रहा हूँ अकेले, सीख भी रहा हूँ, और रोज़ नए नए लड़कों से बात करता हूँ, और इतनी एनर्जी आती है मुझे बात करके, इतना अच्छा लगता है। दीपांकर जैसे लड़कों से मिलता हूँ, इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनता हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरे से चाहते हैं कि मेरे टच में आए तो प्लीज़ हर जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मुझे फॉलो करें, प्लस यूट्यूब वीडियो में कमेंट करें। तो दीपांकर, तुम्हारा ब्लॉग रिव्यू ज़रूर होगा। मैं इस
वीडियो के साथ ब्लॉग रिव्यू नहीं जोड़ना चाह रहा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जिसने सिर्फ ब्लॉग रिव्यू ही देखना है तो वो और उसको इंटरेस्ट ना हो कि ये कहानी आप सबको देखनी चाहिए दीपांकर की कहानी, पर जिसको सिर्फ ब्लॉग रिव्यू ही देखना है, तो इसलिए हम ब्लॉग रिव्यू नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो इसके दीपांकर की जो स्टोरी का पार्ट 2 आएगा वो दीपांकर का ब्लॉग रिव्यू होगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बाकी सबको भी, और कि अपने जो आप काम कर रहे हो, कोशिश ये करो कि स्किल्स में भी पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये स्किल मुझे सीखनी है तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चालू करो। जैसे फेक वाली जो बात हुई थी, तो बहुत सारे लोग फेक बताते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो कैमरे पे आ रहा है और बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन पैसे कमाता हूं वो 100% सच बोल रहा हो। तो एक तो पहली चीज आपको समझना होगा, देखना होगा, सामने वाले को जाके टेस्ट करके। जैसे दीपांकर की वेबसाइट है, दीपांकर का यूट्यूब है, तो आप देख के समझ जाओगे कि ये बंदा कमा रहा है। अगर कोई बंदा ऐसी ब्लैंक आके बोल रहा है हाँ हाँ मैं कमा रहा हूं, पर उसको दिखाने के लिए कुछ ना हो, ना कोई वेबसाइट हो, ना कोई यूट्यूब चैनल हो, बस बोल रहा है कि हाँ मैं कमा रहा हूं, ये आप मेरा स्नैपशॉट देख लो, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब थोड़ी सी आपको परखने की भी जरूरत होगी, देखने की कि भाई ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और फेक चीज से मुझे एक क्वेश्चन आया जो मेरे दिमाग में आता है कि सारे मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी आपको फेक समझ रहे हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो अगर ये एक जेनरिक क्वेश्चन है, सारे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो देख रहे हैं कि ऑनलाइन कई बंदे पैसा कमा रहे हैं, तो क्या उनको आगे जाके शादी में कोई प्रॉब्लम होती है? जैसे कोई लड़की का रिश्ता आता है तो क्या आपके पेरेंट्स समझा पा रहे हैं प्रॉपर्ली कि आप पैसा कमा रहे हो? शादी में क्या प्रॉब्लम हो रही है एज अ करियर? जब कोई बताता है कि आप पैसे कमा रहे हो ऑनलाइन, जो कि समझाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, जैसे रिश्ते की बात आती है तो आपके पेरेंट्स समझा पाते हैं या लड़की वाले समझ पाते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं सर, अब तक वो मतलब समय नहीं आया है इस तरीके से। अच्छा, अब तक वो समय नहीं आया है तो ये बता नहीं पा रहा है। तो ये मैं बाकी लोगों से भी सवाल पूछूंगा कि अगर आप एज अ करियर चूज करना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं, आप सामने वाला अगर कोई कमा रहा है तो आप उसको किस नजर से देख रहे हैं, प्लस अगर आप वो करना चाहते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कैसे कैसे लोग आपको परेशान करते हैं, कैसे कैसे लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज भी प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और दीपांकर, अब लास्ट क्वेश्चन बस मेरा ये है कि कुछ एक टिप्स आप मेरी ऑडियंस को अगर देना चाहो तो। जी सर, बिल्कुल। आप लोगों को मैं 3 चीज़ में बताना चाहूँगा जो कि मेरे लाइफ में लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, जिसको हम गेम चेंजर भी बोल सकते हैं मेरे लाइफ के लिए। तो वो जो पहला जो टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी गड्ढे पे गिर जाओ और आप ये सोच रहे हो कि आपको उठाने के लिए कोई आएंगे, ये आप भूल जाइए। आपको ये सोचना होगा कि आप खुद ही उस गड्ढे से किस तरीके से बाहर निकलोगे। अगर आसपास में कोई आके आपको उठा रहा है तो ये आपका किस्मत भी हो सकता है, लेकिन सभी को जो ये आपका किस्मत नहीं मतलब होता है कि आपको आके उठाएगा। तो इसीलिए पहला टिप्स यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, कहीं पे मतलब डाउन हो चुके हो, तो आपको ही उसका हल निकालना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से बाहर निकलना है। उसके बाद अगर मैं दूसरी टिप्स की बात करूँ तो आपका जो एम है, यानी कि जो आपका जो सपना है कि हमें ये करना है, तो आप एक ही बार में बड़े सपने मत सोचिए। आपका जो एम है वो बड़ा नहीं सोचिए, आप छोटा छोटा करके आप अपने जो एम को रखिए और उसको अचीवमेंट कीजिए। क्योंकि जब आप छोटा छोटा कोई भी एम आप रखोगे तो उसको जब अचीवमेंट करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएंगे आगे काम करने के लिए। उसके बाद अगर और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जहाँ पर हो, जिस भी पोजीशन पे हो, सीखते रहिए, जानते रहिए और अपना जो स्किल्स है उसको बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच दीपांकर। लास्ट में जो तुमने 3 पॉइंट बोले ना, दिल जीत लिया, और बाकी सारे लोग भी दीपांकर की इस बात पर लाइक ठोक दो यार, ठीक है। और अब दीपांकर, हम इस वीडियो का एंड कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और मेरा तो बहुत मन कर रहा है तुमसे बात करने का, बट वीडियो का हमें एंड करना पड़ेगा। दीपांकर, थैंक यू वेरी मच। तुमने टाइम दिया मुझे इतना कि मैं तुम्हारी स्टोरी अपनी ऑडियंस के पास लेके जा सकूं, और तुम्हारी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है दीपांकर कि
मैं चैलेंज करता हूं कि एक दिन तुम जॉश टॉक्स में अपनी ये स्टोरी बता रहे होगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको दीपांकर की स्टोरी अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि दीपांकर में वो स्पार्क है, अगर दीपांकर ने वो चीज़ स्ट्रगल करी है, तो आप जॉश टॉक्स में भी जाके दीपांकर का रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि हमें दीपांकर दास की स्टोरी जॉश टॉक्स के स्टेज पर देखनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।